बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़ दुरूद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़िरा में मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। कुछ अहम गुज़ारिशात और कुछ अहम मौज़ूआत है जो कि आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना बहुत ज़रूरी थे, जिनमें सर फ़हरिस्त है कोरोना की वबा, जो कि हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिन से पाकिस्तान में जो है तो इसके डेली की बेसिस से 5,000 से लेकर 7,000 तक के जो है तो डेली के बेसिस पर इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमने देखा कि जो डेथ रेशियो है वो 100% तक भी गई है। उसके अलावा हम बजट के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके अलावा पेट्रोल की जो है तो जो शॉर्टेज है, बहरान है पेट्रोल का, सस्ता तो हो चुका है लेकिन आवाम तक जो है तो मुयसर नहीं है आवाम को। इस हवाले से हम बात करेंगे। NDMA के किरदार के हवाले से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की वबा भी है और उसके अलावा टिड्डी दल का भी सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को, काश्तकारों को जो है तो इसका सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है तो इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो है तो हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही है, हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। इस सारे जो है तो मामलात पर, इन सारी गुज़ारिशात पर आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजिया निगार शहजादा आलमगीर साहब। ये कोरोना से ही हम शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम को। मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि जो है तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, बहुत ऐसे जो है तो मशहूर और नामवर नाम हैं, सियासी शख्सियात हैं जिनमें जो है तो गुज़िश्ता चंद दिन में जो तो कोरोना की तशख़ीस हुई है। तो हुकूमत को क्या पहले से इस सारे मामले को क्या देखना नहीं चाहिए था या आवाम की भी इस लिहाज में कोई गलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमादुल हसन और शुक्रिया पाक 47 TV कि आप जो है वो कुछ अहम मौज़ूआत पे मुझे तबसरे के लिए जो है वो दावत देते हैं और मैं भी अपने इल्म या अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर जो कुछ देख रहा होता हूँ, जो सुन रहा होता हूँ, वो अमानत जो है वो मैं अपने नाज़रीन को लौटा देता हूँ। देखें हमादुल हसन, ये कोरोना जो है इसकी वबा जब शुरू होती है वुहान से, तो उसके बाद जो है वो कल भी एक प्रोग्राम में मैं बैठा था तो उसमें मैंने कहा कि उस वक्त से स्टडीज़ और इस पे रिसर्च और मामलात जो है वो आने शुरू हो गए और एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई तमाम दुनिया के लिए कि ये वायरस जो है, ये अनदेखा वायरस जो वुहान में आया है, ये यहाँ से अब सारी दुनिया में फैल जाएगा। तो किसी भी मुल्क ने, ये नहीं कि पाकिस्तान, किसी भी मुल्क ने जो है वो इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से इसकी वार्निंग थी। और वही हुआ जो आपने इटली, स्पेन और यूरोपीय यूनियन के मुल्क और अमेरिका में और बरतानिया में जो है वो देखा। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया की तरफ भी आ गया और यहाँ पे जो है फिर भी कोरोना ने जो है वो कम तबाही मचाई। वहाँ पे यूरोप में जो है और अमेरिका में और कनाडा में, स्पेन, इटली में इसने बहुत ज़्यादा तबाहकारी की। उसके बाद जो है इसका पीक पे जब ग्राफ गए उन मुल्कों में और उसके बाद इसका कर्व डाउन होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे बदइंतज़ामी जो है वो जैसे थी जूं की तू रही और लोग जो है वो मरने दिए गए। लोग जितने जो है वो शिकार होने थे वो हुए और कोई उनको बचाने की तदबीर जो है वो उनके पास नहीं थी, बल्कि तमाम मुल्कों के हेल्थ केयर सिस्टम जो हैं वो इसका बोझ उठाने से भी कासर रहे। इसी तरह से पाकिस्तान में, जब ये पाकिस्तान में बहुत देर से एंटर होता है, तकरीबन 1 महीना डेढ़, बल्कि फरवरी के आखिरी जो अशरा है उसमें 27 फरवरी को पहला जो पेशेंट है यहाँ पे वो उसकी जान जाती है। तो फिर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती है और ज़्यादातर जो है वो सिंध में जो है वो कोरोना जो है वो ज़्यादा हमलावर होता है और सिंध का जो कोरोना का जरसूमा है उसके फैलाव का जो ग्राफ है वो ज़्यादा हाई रहता है। पंजाब में जो है वो ज़रा स्लो डाउन था, KPK में स्लो डाउन था। लेकिन जो ही आप देखते हैं कि एक जमात जो है वो होती है रायविंड वाली, उसके बाद जो है वो ट्रेवलिंग जो है वो आपकी चल रही होती है, सिंध जो है वो इन एक्शन आ जाता है और वो जो है वो भी इन एक्शन इसलिए आता है कि वो फंड की जो है गर्दान शुरू कर देता है और उसके बाद जो फंड्स उसके पास मौजूद हैं या जो उसके पास रिजर्व्स मौजूद थे वो जो है वो बिलावल हाउस में भी उनका 3/4 हिस्सा पहुंच गया, 1/4 हिस्सा उन्होंने कुछ खर्च भी किया और कुछ उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश भी की। लेकिन अच्छा है, चलें, काम में लगे और उन्होंने कोरोना के ऊपर काम और वर्किंग शुरू की, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद पे था
या वज़ीर आला साहब आके जो है वो रोने के बड़े माहिर हो गए थे और वो हर जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना शुरू कर देते थे और लोगों की जानें जो है वो बचाने की बात करते थे। हालांकि उस वक्त कोरोना से पहले जो थर में बच्चे मर रहे थे वो उन्हें कभी नज़र नहीं आए। बिल्कुल। थर में जो है वो भूख, नंग और अफलास से जो लोग मर रहे थे वो उन पे कभी आंसू नहीं बहे मुराद अली शाह के। वो कुत्ते के कांटे से जो बच्चे मर गए, कुत्ते के कांटे से जो लोग मर गए सिंध में, उन पे कभी जो है वो आंसू नहीं बहाए गए। वहाँ पे जो है वो एड्स आया और लाड़काना में जो है वो एड्स के जो मरीज़ हैं, जब उनकी अमवात भी शुरू हुई तो उस वक्त किसी ने आंसू नहीं बहाए। लेकिन चूँकि कोरोना में जो है वो था कि अब बेपनाह अमदाद भी आएगी, बेपनाह फंड्स भी आएंगे, 18वीं तरमीम के तहत भी हम जो है सूबों को पैसा डायरेक्ट दिया जाएगा और वो चीखते रहे कि हमें डायरेक्ट पैसा दें, तो वो पैसे के हसूल के लिए बहरहाल चलें, वो काम करते रहे। उसके बाद 15-20 दिन के बाद होश आता। 3, 2, 1, go। तो जब ये कोरोना जो है पाकिस्तान में जब आता है, हमारे मुल्क में आता है, तो अवाइल में सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है वो सिंध में जो है वो ज़्यादा रहा। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, फिर KPK का नंबर आता है। और यहाँ मैं बता चुका हूँ कि इल्ज़ाम दिया गया कि ताफ्तान से जो लोग आए, ताफ्तान का बॉर्डर जहाँ खोला गया तो ईरान ने जब उनको धकेल दिया, वहाँ से जो पॉजिटिव लोग थे, तो यहाँ पे उन लोगों को क्वारंटाइन करने की बजाय, उनका टेस्ट करने की बजाय उनको जो है वो खुला छोड़ दिया गया और वो अपने अपने इलाकों की तरफ जो है वो मूव करवा दिया गया। अब उसमें गलती किसकी थी? वो आपके वज़ीर सेहत जो हैं वो बता चुके हैं कि जनाब ये ताफ्तान से शुरू हुआ, 70% लोग जरसूमा जो है वो ताफ्तान में लेके आए, उसके बाद जो है 30% जो है वो बाकी मुल्कों से आया और उसके बाद ये 100% फैलता चला गया। अब यहाँ पे जो है ताफ्तान से जो लोग आए, ये एक अलग किस्सा है, ये एक अलग इंक्वायरी है, इस पे बैठनी चाहिए कि ताफ्तान में किसने उनको जो है वो इजाज़त दी कि वो क्वारंटाइन होने के बगैर या कैंपों में रहने की बजाय उनको वहीं से जो है वो पर्चियाँ जारी की गई। सिंध की हुकूमत ने भी पर्चियाँ जारी की और उसका नतीजा खुद मुराद अली शाह ने देख लिया कि उनके अपने जो है वो अजीज़ व अकारब भी उसकी जद में आए। उनके बहनोई की जो है वो डेथ कोरोना की वजह से हुई और उन्होंने जो ज़ायरीन गए हुए थे, अपने सिंध के ज़ायरीन जो है उनको भी पर्ची पे छुड़ा लिया और जो बाकी जो मिनिस्टर थे जो इन अमूर को देखते थे, उन्होंने भी अपने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनका ताल्लुक इसी अहले तशय्यो से था, उन्होंने भी तमाम लोगों को जो है वो क्लीन चिट दी कि इनको आने दिया जाए। चलें, एक गलती हुई, अब कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद जो है वो बार बार कहा गया कि जनाब इसको रोकने के लिए जो है उस वक्त तमाम मुल्क जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे। आपने भी जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाने का इरादा किया, आप लॉकडाउन में गए और लॉकडाउन भी आपने इस तरह से किया कि जो एक लूला लंगड़ा लॉकडाउन था। जो लॉकडाउन जो है वो शहरों में तो कुछ उसका असर था, लेकिन जो आपकी तहसीलें हैं, देहाती एरियाज़ हैं और छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन की ना तो खबर पहुँची, ना वो लोग लॉकडाउन हुए और ना वो लॉकडाउन हो सकते थे। बिल्कुल। अब ये लॉकडाउन जो है इसने फिर भी अपना कुछ असर दिखाया। उसके बाद जो है जब मुआशी बहरान जो है वो सर उठाने लगा और शिद्दत इख्तियार करने लगा और जो पहली खेप आपके पास मौजूद थी वो 12,500 हज़ार रुपये की या 12,000 रुपये की, वो आपने लोगों तक 20-30% पहुँचाई। बाकी जो है वो जिनकी जेबों में गए वो भी एक अलग दास्तान है। कोई हुकूमत का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत जो है वो कहीं पे जो है उसका वजूद नज़र नहीं आता, कहीं पे हुकूमत जो है वो उसको ये इल्म नहीं है कि जो मरात जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो प्रॉपर पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। उसके लिए आपने एक अदारा जो बना दिया NDMA के नाम से, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, बहुत अच्छा अदारा है। ये उसी वक्त हरकत में आता है जब मुल्क जो है वो किसी आफत का शिकार होता है, किसी नागहानी आफत का शिकार हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है या इसी तरह के मामलात जो हैं, कोई बीमारी आ जाती है, डेंगू आ जाता है, तो वो अदारा हरकत में आता है। अब उस अदारे का किरदार जो है उस पे भी मैं कहता हूँ कि एक JIT बननी चाहिए। वो अदारा जो पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़मानत के लिए बनाया गया कि जो मुसीबत ज़दा, जो उस वक्त जो है वो इफ़ेक्ट्रीज़ होंगे, जो उस आफत का शिकार लोग होंगे, उनके लिए एक अदारा बनाया गया कि जो मामलात उनके साथ किए जाएं, जो फंड्स उसको दिए जाएं, जो चीज़ें उसको बाहम पहुंचाई जाएं, वो प्रॉपर तरीके से उन तक पहुँचें।
अब 18वीं तरमीम यहाँ पे भी आड़े आई और वहाँ पे PDMAs जो बन गए। अब NDMA जो है वो वफाक में रह गया, वफाक ने ज़्यादातर जो मामलात हैं वो PDMAs के सुपुर्द कर दिए। अब PDMA में जो है आपने यहाँ पे जो है वो एक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन भी बनाया, आपने यहाँ फौजी अफसरों को भी चेयरमैन बनाया। NDMA जो है उसके इख्तियारात महदूद होके PDMAs को चले गए। PDMAs में अब जो है वो बैठे हुए थे बाबू, वहाँ पे बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेट्स, और उनके नीचे जो टीमें बैठी हुई थीं वो उन्होंने करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की, ऐसी ऐसी कमीशन की दास्तानें रकम की, और लोगों तक जो चीज़ पहुंची, एक तो वो बिल्कुल जो है वो C- ग्रेड की चीज़ें पहुंची लोगों तक, जो खाने के काबिल नहीं थी, जो पीने के काबिल नहीं थी। उसके बाद जो है जो मास्क का मामला था, जो ये मास्क का मामला तो बाद में आया है, मैं उससे पहले सैलाबों की बात करता हूँ, ज़लज़ले की बात करता हूँ, और वो भी प्रॉपर तरीके से ना पहुँच सकी। और यही होता रहा कि जो चीज़ें पहुँची वो आगे हमारी पाकिस्तानी कौम है, इसको शाबाश देनी चाहिए, और ये भी उसमें बराबर के जुर्म में शरीक होते हैं। और इनको अगर ये पता हो कि ये जुर्म जो है वो सरकारी सतह पे किया जा रहा है तो हम इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। और लोगों ने मैं देखा कि आपने अगर टेंट सप्लाई किए हैं तो वो टेंट जो है वो बाज़ार में 10,000 रुपये का बिकते हुए मैंने देखा। राशन फूड किट जो है आपने सप्लाई की है वो जनाब यहाँ से 1800-2200 रुपये की जो है वो सप्लाई हुई है, उसके बाद उनको मुफ्त मिली है। एक एक बंदे ने 15-15 बंदे लाइन में खड़े करके वो फूड किट हासिल की, और उसके बाद वो फूड किट्स बाज़ार में बिकती हुई देखी। यहाँ पे दोनों तरफ से ये ताली दोनों तरफ से बज रही है, एक हाथ से नहीं बज रही। ऊपर भी जो है वो एक बाज़ार गर्म है करप्शन का, रिश्वत का और बद इंतज़ामी का, और नीचे जो है वो कौम जो है वो तो आगे ही जो है वो तो बिस्मिल्लाह करती है कि कोई हराम रास्ते से कुछ भी आए वो उसे कबूल करने के लिए और हरामकारी करने के लिए पूरी कौम तैयार रहती है। शहजादा साहब, यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनता है, अगर इदारे भी नाअहल हैं, हुकूमत की जो है तो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, लेकिन हम देखा कि केसेस की तादाद खासी जो है तो बढ़ रही है। सीनियर सियासतदानों के मैंने नाम लिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी हैं, उसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, बहुत सारे दीगर ऐसे नाम हैं जो है तो जो कोरोना वायरस से जो है तो अभी गुज़िश्ता चंद दिन कब जो है तो मुतासर हुए हैं। तो ये केसेस की तादाद आम लोगों को भी तो इफ़ेक्ट कर रही है, ये सीनियर सियासतदानों को भी तो इफ़ेक्ट कर रही है। क्या इनकी नज़र इस तरफ नहीं जा रही कि ये वबा आखिर ये कोई खेल सियासत नहीं है, ना इस पर सियासत खेलनी चाहिए? हमने देखा कि शहबाज शरीफ का बयान अलग होता है, उस पर फयाज़ हसन चौहान जो है तो अलग बयान दाग देते हैं। ये सियासत भी खेली जा रही है इस वबा के ऊपर, लेकिन आवाम हम देख रहे हैं कि उसी तरह इस वबा में भी चक्की पिस रही है। हमादुल हसन साहब, कोरोना जो है ना वो ना तो ये देखता है कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या PTI से है, ये अमीर है, गरीब है, ये जज है, ये वर्दी में है, ये सिविल कपड़ों में है। कोरोना जो है वो एक वबा है जो फैली हुई है। उसमें आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ले लिया, शहबाज शरीफ साहब का नाम ले लिया। यहाँ पे लाखों इंसानों में नहीं, करोड़ों इंसानों में ये जरसूमा जा चुका है। यहाँ पे इस वक्त आज आप हंगामी बुनियाद पे जो है वो तमाम पाकिस्तानी कौम का अगर आज आप टेस्ट करते हैं तो 22 करोड़ में से आपको कम से कम 2 करोड़ 20-25 करोड़ लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट मिलेंगे। उसके बाद जो है वो 60-70 लोग जो हैं वो परसेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं अपनी इम्यून पावर के ज़रिए या अपनी जो है वो एक विल पावर के ज़रिए। उसके बाद जो बाकी लोग हैं जिनकी तादाद जो है वो आज आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो भी कम से कम जो है वो 1 करोड़ के लगभग बनती है, जो इस बीमारी के साथ जो लड़ना है जिन लोगों ने, और उन्हीं में से अमवात भी होनी है। अगर आप 1% भी लगाते हैं तो आप 10 करोड़ अगर इफ़ेक्ट होते हैं, 5 करोड़ जो है वो ठीक हो जाते हैं। 5 करोड़ में से जो है वो 1 करोड़ आदमी को भी आप लगाएं कि जो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसको क्वारंटाइन होना पड़ता है या क्वारंटाइन किया जाता है जिसको, तो वो भी तादाद जो है मरने वालों की भी लाखों में जाएगी। और जिस तरह से जो इंतज़ामात हैं, जिस तरह से बद इंतज़ामी है, जिस तरह से बेहिसी है, और जिस तरह से यहाँ पे इसको एक सियासी खेल बना दिया गया है कोरोना को, इसाफत को, और इस पे सियासत चमकाई जा रही है, तो ये आप चंद दिनों के बाद जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे सड़कों पे गिरे हुए जो है वो लाशें आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे आपको वहाँ की ग्राउंडों में उसकी सड़कों पे जो है वो मरीज़ तड़पते हुए मिलेंगे।
ये वबा जो है ये रुकने वाली नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। वो बिल्कुल जो है वो आते हैं, वो डराते हैं कौम को, वो कहते हैं ये और जाएगी ऊपर, ये और फैलेगी, ये करोड़ों में जाएगी, ये लाखों में जाएगी, लेकिन ये नहीं बताते कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। मैंने आपसे पहले भी, एक महीना पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि आगाही मुहिम जो है वो शुरू करनी चाहिए लोगों को जो है वो, और ये भी कहा था कि ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमान है, ये डंडे से मानने वाली कौम है। इन पे सख्ती के साथ जब SOPs पे आप अमल नहीं करवाएंगे, ये अमल नहीं करेंगे किसी सूरत में। ये डंडे के जोर पे भी अगर अमल करेंगे तो सिर्फ 20 से 25% लोग जो है वो उसके डर से अमल करेंगे, बाकी लोग अमल नहीं करेंगे। अब रियासत ने जो है वो हाथ उठा दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने हाथ उठा दिए हैं। कल की तकरीर में उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है, मुझे शर्म आई उस बात पे वज़ीर आज़म की, और वज़ीर आज़म को भी शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो अपनी टीम की तारीफ़ें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी टीम ने जिस तरह से काम किया है, मेरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, मेरी टीम जिस तरह से शब रोज़ काम कर रही है, हमने कोरोना की वबा को जो है वो काबू करके रखा हुआ है। वो आपकी टीम कहाँ है? आपकी टीम कहाँ काम कर रही है? आपकी कैबिनेट कहाँ है? आपके वज़रा क्या काम कर रहे हैं? कौन गया है अपने अपने इलाकों में? किसने वहाँ पे आगाही मुहिम शुरू की है? किसने बांटे हैं अपने हाथ से राशन के थैले? किसने बांटे हैं अपने हाथ से मास्क? किसने बांटे हैं सैनिटाइजर्स? किसने लोगों को बताया है कि आपने सोशल डिस्टेंस किस तरह रखना है? आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद उसकी कारकर्दगी बताने के लिए जो है वो एक इंतहाई नापसंदीदा और एक ऐसी शख्सियत को आपने जो है वो अपने पहलू में बिठाया हुआ है, जो सेहत के वज़ीर आपने बनाए हुए हैं, मुशीर बनाए हुए हैं। वो आके एक बड़ी सली सुर्दू में चिकनी चपड़ी बातों के साथ जो है वो कौम को बहलाते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद आप आते हैं और आप आके कौम को जो है वो एक नया चकमा देते हैं, एक नया चक्कर देते हैं। आप लोगों ने कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और कोई हल जो है वो आप या कोई जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके साथ आपका दूसरा जो आपने इंट्रो में सवाल किया था कि अभी मुसीबतें और आ रही हैं, एक मुसीबत नहीं है, कोरोना की मुसीबत पे तो आपने हाथ खड़े कर दिए। आपने कहा मरना है तो मरो, जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। कौन को आपने कहा मर के सुकून मिलता है कब्र में, ये भी आपके अल्फाज हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो भाई ये कौम जो है वो आपके होते हुए सुकून लेने जा रही है। अब इनको सुकून लेने दो, और इनको सुकून लेना अब इनका हक है। अब जो है वो जीने का हक अगर आपने छीन लिया है तो मरने का हक इन्हें इस्तेमाल करने दो। तो यहाँ पे अब जो है वो डिंगी आ रहा है, डिंगी के साथ भी हम बात होंगी, क्योंकि डिंगी पे आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो है उसके बाद जो है वो टिड्डी दल का हमला है, और जब टिड्डी दल जो है जो आया उसने सिर्फ 10% अभी नुकसान किया है, 10% फसलों को चाटा है उसने। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका से उसके जो है वो लश्कर आ रहे हैं, वो लश्कर जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, और कई दोस्तों ने भी बताया कि वो इतने बड़े लश्कर होंगे कि उससे जो है वो अंधेरा छा जाएगा मुल्क में। अंधेरा जो है वो इन मानों में तो छाएगा कि जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ पे दिन के टाइम रात हो जाया करेगी। वो इतनी ज़्यादा तादाद में और इतनी लेंथ होगी उनकी कि उनकी 10 से 15 किलोमीटर लेंथ होगी, और उनकी चौड़ाई जो है वो 5 से 10 किलोमीटर में होगी, और वो इस तरह से चलते हैं कि बिल्कुल नीचे जो है वो अंधेरा छा जाएगा। और उसके बाद जो अंधेरा छाएगा, जो आपकी जो तमाम फसलें हैं जिन पे आपका पूरा इन्हिसार होता है, पूरा 1 साल आपने वो अनाज इस्तेमाल करना होता है, वो तमाम फसलें जो हैं जब वो एक दाना भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, तो उसके बाद जो अंधेरा छाएगा, क्या कभी उस पर सोचा? क्या कभी उस पर गौर किया? क्या कभी उस पर जो है वो आपने जो है एक हंगामी और जंगी बुनियादों पे बात करने की कोशिश की? हरगिज़ नहीं। आपने तमाम जो काम हैं वो छोड़ दिए हैं। फ़ौज को बुला लेंगे, फ़ौज आ जाएगी, आप इसी जोम में रहते हैं कि कोई नहीं, जब बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे तो हम फ़ौज को बुला लेंगे। यहाँ पे हमने ये भी देखा कई दफ़ा कि GT रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। मैं एक दफ़ा GT रोड पर ट्रैवल कर रहा था, कोई तकरीबन 8-9 महीने की बात है। 16 घंटे से ट्रैफिक जैम थी कामों की के करीब। उसके बाद जब तक फ़ौज नहीं आई वो रोड नहीं खुला। यहाँ पे ट्रैफिक फंस जाए फ़ौज को बुलाओ,
टड्डी दल आ जाए फौज से मदद लो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुतासर हो जाए फौज से मदद लो, कहीं पे जो है कोई भी मामला हो तो फौज जो है वो सबसे पहले पहुंचती है। सैलाब हो, जलजला हो, हर आफत में फौज जो है वो सबसे पहले पहुंचती है। और जब बात होती है कि फौज के सुपुर्द कर दो, इमरजेंसी लगा दो, फौज के हवाले कर दो, तो फिर कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, फिर इनको अपनी जमहूरियत खतरे में नजर आती है, फिर इनको निजाम खतरे में नजर आता है। वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है, बजट के ऊपर बात करेंगे। बजट भी जो है तो पेश किया जा चुका है। टैक्स 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 इसके अलावा तो कुछ खासा सुनने को नहीं मिला। यही रिपोर्ट्स भी थी पहले से कि जो है तो काफ़ी खासी नई चीज़ों पर भी जो है तो टैक्स आयद होंगे। इस हवाले से मैं मुख्तसरन आपका तज़किया जानना चाहूँगा। कोरोना ने अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो हमारी वजारत ख़जाना को दिया है। हफीज़ शेख साहब को जो कोरोना ने जो है वो एक कवर फायर दिया है। और ये बजट जो है ये हमाद कोई हतमी बजट नहीं होता। ये कोरोना ज़दा बजट जो आया है, ये बजट जो है इसको हम कहते हैं रोलिंग बजट, ये रिवॉल्विंग होता है। और ये आप देखेंगे कि अब हर 15 दिन के बाद जिस तरह पेट्रोल की कीमतें एक महीने के बाद बढ़ती हैं, घटती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, ये इसी तरह से हर महीने एक बजट आया करेगा। ये रोलिंग बजट है, ये रोल करता रहेगा और ये अगले जून तक रोल करेगा। और अभी तो जो है वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जो वादा किया था उस पर यू टर्न हुआ है। जो टैक्सेस ना लगाने का वादा किया था उस पर यू टर्न के माहिर ने यू टर्न लिया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ टैक्सेस लगे हैं या जो कुछ आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं, ये बिल्कुल जो है ये एक महीने के बाद फिर एक बजट आएगा, फिर एक बजट आएगा और उसके बाद जो है वो दिसंबर तक आप पे इतनी जो है वो टैक्सेस और इतने मामलात का बोझ आएगा कि एक आदमी के लिए जो है वो एक वक्त का खाना खाना भी जो है वो मुहाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को तालीम देना या सेहत देना जो मुमलिकत की ज़िम्मेदारी थी वो तो उन्होंने नहीं निभाई। अब जो वालिदैन निभा रहे थे वो भी नहीं निभा पाएंगे। और ये ऐसा यहाँ पे एक बहरान और बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। और मौजूदा हुकूमत की नालायकियों, नाअहलियों और बेहिसी, और मैं कहता हूँ कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन ना शर्म है ना हया है, ना कोई मानने को तैयार है ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं इन सड़कों पे मेरी ये आंख जो है ये देख रही है, और जो मेरे ऊपर लोग बैठे हैं इक़्तिदार के एटमी कैंप में, जो तमाम जो है वो मामलात को देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि एक दिन जो है ये भूख से बिलखते ये प्यासे लोग, ये इसी तरह से होगा जिस तरह से नैनवा के दश्त में हुसैन जो है वो उतरा था। ये लोग हुसैनी लश्कर बन के उतरेंगे और ये हुसैनियत का नाम लेके मैदान में उतर आएंगे। तो फिर इन वक्त के यजीदों को पता चलेगा कि हर बार गर्दन हुसैन ही की नहीं कटनी, इस बार गर्दन इन यजीदों की कटेगी। और ये यजीद जो है ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, जो बेनकाब हो चुके हैं वो भी और जिनको बेनकाब होना है वो भी। और इमरान खान साहब को मैं ये आज खबर देने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब बहुत हो चुका, बहुत हो गया, बहुत हो चुका है। खुदा के लिए कौम के साथ झूठ बोलना छोड़ दें, कौम को चक्कर देना छोड़ दें, कौम को इस बत्ती के पीछे लगाना छोड़ दें। कौम जो है वो सब कुछ समझ चुकी है, सब कुछ जान चुकी है। बार बार यही कहता हूं कि आपके लफ्ज़ जो हैं उनसे एक भूखे का पेट नहीं भरता, आपके लफ्ज़ों से किसी के ज़ख्म पे मरहम नहीं लगती। ये लफाजी छोड़ दें, इन लफ्ज़ों के मायने जो हैं लोग समझ चुके हैं, इनका वज़न गिर चुका है। और अब जो है वो यौम हिसाब आप बशमूल आपका और वो जो पड़े हुए हैं क्वारंटाइन्स में, जो एहतसाब का जिनको जो है वो कोविड-19 हुआ है वो भी, और आप सब लोग ये जान लें कि कौम बेदार हो गई है। अब सिर्फ जो है इस बेदारी को सिर्फ जो है कंधे से झंझोड़ने की ज़रूरत है। तो या हमेशा की तरह मुसल्लह अफवाज अगर आके इंतज़ाम व इंसराम को संभालती हैं और मुल्क के अंदर जो है वो एक ऐसा निज़ाम लाती हैं कि जो मुल्क को जो है एक सही दुरुस्त सिमत पे और सराते मुस्तकीम पे चढ़ाता है, तो फिर ये इनकलाब टल सकता है। फिर ये लोग जो है कल भी खड़े थे फौज के साथ, आज भी खड़े हैं, मुस्तकबिल में भी खड़े रहेंगे। और आप तो एक कौमी पॉलिसी ना दे सके, आप
कौम को एक वक्त की रोटी भी आपने उनसे छीन ली, आपने उनसे सेहत छीन ली, और कोरोना ने आके आपको कवर दिया और आपने हर मर्ज, हर बीमारी, हर भूख, हर नंग, हर अफलास और हर जो है वो लोगों की जो है जो हुई है लोगों के साथ ज्यादती, उसको कोरोना के खाते में डाल के आप बरी उज़्मा हो गए। और आपने हाथ खड़े करके कहा मैंने तो बड़ी मेहनत की है, उस बंदर की तरह जो बार बार ऊपर और नीचे दरख्त के आता था और लोमड़ी को आके कहता है कि तेरे बच्चे शेर खा गया है, देख मैंने कितनी मेहनत की है, मैं कितनी दफ़ा ऊपर नीचे गया हूँ। तो ये ऊपर नीचे जाना छोड़ दें, ये जो आप मामला कर रहे हैं इनसे बस अब जो है वो रुक जाएं। कौम आपका चेहरा जो है ना, जो सुबह आपकी जो ब्यूटिशंस हैं वो मेकअप करती हैं आपको बनीगाला में, अब उस चेहरे, उस मेकअप ज़्यादा चेहरे को जो है वो कौम पहचान गई है। मेरे पास आपकी फुटेज मौजूद है, अगर आप चैलेंज करना चाहें कि सुबह आप मेकअप करवा के घर से निकलते हैं तो वो मैं फुटेज देने के लिए तैयार। शहजादा साहब, आपने पहले जो है तो कोरोना ज़रा बजट के हवाले से बात की, उसके अलावा आखिर में आपने बात की कि जो है तो कौम बिल्कुल उम्मीद से है, एक जानिब से पिंडी की जानिब से उम्मीद से है। जब आपने इमरान खान के ऊपर बात की, उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जो इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आई है कि हुकूमत जो है तो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। इस पर आपने कहा था कि हुकूमत सब कुछ जो है तो कोरोना के खाते में डाल रही है, अपनी तमाम तर जो है तो खामियाँ, अपनी तमाम तर जो है तो नाक़िस पॉलिसियाँ जो है तो वो कोरोना के खाते में डाल रही है। तो इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट है कि हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, तो क्या ये भी कोरोना के बायस ही था? देखें, ये लॉकडाउन की वजह से हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि 50% जो है वो कम से कम जो है अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं होंगे टैक्स रिकवरी के। लेकिन बहुत सारी मदें ऐसी होती हैं, हम स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा रहे हैं, बहुत जगह से जो है वो बजट को काटा जाता है, बहुत जगह से जो है वो बचतें की जाती हैं, और ये जो इनके वज़ीरों के और तमाम जो कैबिनेट के लल्ले तलल्ले हैं इनको कम किया जा सकता है। आपने कहा कि हमने कम कर दिया, आपने भैंसें बेची, आपने गाड़ियाँ बेची, आपने 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो 1 लाख में बेची, 10 लाख में बेची। इन चीज़ों से ये जो है वो डेफिसिट पूरे नहीं होते। अब यहाँ पे जो है आपने 13,000 अरब डॉलर जो है वो लिया कर्जा। पिछली हुकूमत ने जो 5 साल रही उसने 5 साल में 10.6 या 62 के करीब जो है वो कर्जा लिया। आपने 22 महीनों में जो है वो उस ग्राफ को आप कहाँ पे ले गए? चलो उन्होंने कर्जा लिया, आधा जो है वो कमिश्नों में और रिश्वत और कसाद बाजारी और चोर बाजारी में वो खा गए, आधा लगा हुआ नजर आया। लेकिन आपकी तो एक ईंट भी मुझे नजर नहीं आती। या आ जाएं, ये चैनल हाजिर है आपके लिए, आप अपने किसी जो है वो नुमाइंदे को यहाँ भिजवा दें, वो आके साबित कर दे कि आपने कहीं एक ईंट भी लगाई है। जो जहाँ पे वो छोड़ के गए मंसूबे वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं धूल उड़ रही है, वहीं मिट्टी उड़ रही है, और 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और ये कहाँ गया 22 महीनों में? 13,000 अरब का कर्जा। साहब तो हफीज साहब तो कर्ज की वापसी की बातें कर रहे हैं कि हमने जो है तो 5,000 अरब रुपए जो है तो, या ऐसा कोई फिगर है 500 अरब या 5,000 अरब रुपए जो है तो कर्ज हमने वापस किया है। तो क्या ये जो कर्ज लिया था वो वापस करने के लिए था? हमादुल हसन यही है। ये देखें, ये गोरख धंधा होता है ये फिगर्स का, और ये इकोनॉमिक्स में जो जिस तरह से ये पेश करते हैं, आपने एक जगह से 6 अरब डॉलर कर्ज उठाया और उसमें से आपने 3 अरब डॉलर कर्ज कटवा दिया, 2 अरब डॉलर कैश ले लिया। अब हम एक मिल चलाते हैं, जब हम लेते हैं मिल चलाने के लिए कर्जा लिया, अब उस कर्जे की किस्त आती है तो हम रनिंग फाइनेंस ले लेते हैं, FAPC 1 ले लेते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म और लोन ले लेते हैं, और उस लोन से हम वो किस्त पे कर देते हैं। तो फिर हमने कैसा कर्ज उतारा कि हमने इधर उठाया, इधर हमने डाला। वो कागज़ों में ही बैंक जो है वो इधर से इधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और इधर जो वो वसूल कर लेते हैं वो बतदरीज आपका कर्ज जो है वो पूरा वहाँ पे वसूल तो नहीं होता, एक किस्त वसूल होती है। तो यहाँ पे जो कर्ज आप उससे ज़्यादा उठाते हैं, वहाँ पे जो शरह सूद होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ब्लैकमेल होकर वो पैसा ले रहे होते हैं। तो उस वक्त जो है इधर से ग्राफ जो है वो आपका ऊपर जा रहा होता है, इधर से मामूली सा जो है वो कर्व नीचे जा रहा होता है। तो ये सिर्फ चक्कर देने की बात है कि हमने 500 अरब उतार दिया, हमने 5,000 अरब उतार दिया। भाई 13,000 अरब आपने लिया, कहाँ गया? उसका हिसाब दे दें फिर कौम को बता दें कि उस 13,000 अरब में से हमने 5,000 अरब कर्जा उतार दिया। ये क्या बात हुई? आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इधर से कर्ज उठा के उधर डाल दिया, इधर से जो है एक हेड से लिया दूसरे हेड में डाल दिया। ये क्रेडिट आपको जो है, अब तो एक मामूली जो मुंशी है ना, उसको भी ये पता है कि ये बजट का गोरख धंधा बनाते कैसे हैं, किस तरह से बनता है।
इसी तरह से इसहाक डार साहब जो है वो भी आगे सिफर लगा लेते थे चीज़ों के, और वो जो कुछ दिखाते थे वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं होता था, और यहाँ भी जो कुछ दिखाया जा रहा है वो ग्राउंड पे नहीं है। इसके जो असरात हैं ये आपको उस वक्त पता चलेंगे जब ये अपने ब्रीफकेस उठा के यहाँ से चले जाएंगे। ये रिकवरी के लिए आए हैं, ये उनके जो हैं वो रिकवरी के लिए यहाँ बैठे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपने बंदे बिठाए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने बंदे बिठाए हैं। मिस्र को जो बर्बाद करके आया वो आपके स्टेट बैंक में उसको गवर्नर बिठाया उन्होंने। जो एक शरीफ आदमी था वो हाथ खड़े करके भाग गया, शब्बर जैदी। उसके बाद आपको आज तक बंदा नहीं मिल रहा कि वहां पे बंदा कौन बिठाए, क्योंकि उस जो गड़े में जो है वो कौन गिरने के लिए तैयार होगा। हफीज शेख साहब का क्या है, उनका क्या स्टेक है यहाँ पे? वो अपना ब्रीफकेस उठाएंगे चले जाएंगे। यहाँ से जितने भी आपने बुलाए हुए हैं शेरूज, वो अपना अपना ब्रीफकेस उठा के चले जाएंगे। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग जो है ये जवाबदेह नहीं है आवाम को। और यही बात हुई है कि आपके जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो इनके गले पड़ रहे हैं, ये उनके गले पड़ रहे हैं। ये अपनी उनको काबिलियत, जहानत और PhD होने का रोप देते हैं। वो भी कुंदे नातराश हैं, उनको भी नहीं पता कि स्टेट का बिजनेस क्या है, असेंबली का बिजनेस क्या है। लेकिन वो हक पे हैं कि हमने अवाम को जवाब देना है, कल को हमने इलेक्शन में जाना है, हमने लोगों को बताना है। जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी, बिस्तर नहीं मिलेगा, और लोगों को जो है वो उनसे छत छिन जाएगी, लोगों से मामलात जो हैं वो रिज़्क़ के छिन जाएंगे, तो हम क्या जवाब देंगे जाके? जवाब तो यही है कि अब आप जूते खाने के लिए तैयार हो जाए। कौम जो है वो बिल्कुल उन्हें लितर ला लिया हूँ तो लितर ही पहने जे। चरर साहब, आखिरी क्वेश्चन बहुत मुख्तसर, और मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसर उसका जवाब दें कि सस्ता पेट्रोल कहाँ गया है। देखें, स्टेट ने जो है वो जब इजाज़त दे दी प्राइवेट सेक्टर को कि आप जो है वो पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। देखें, हैज़कॉल है, शेल है, उसके बाद जो है वो गो है, PSO है, हाइको है, बहुत सारी कंपनियां हैं, हैज़कॉल जिसको। उन कंपनियों ने जब ये शुनीद होती है कि पेट्रोल जो है वो सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट में पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो ज़मीन के साथ लगती जा रही हैं। बिल्कुल। तो जब वहाँ पे लगनी शुरू हुई तो उन्हें पता था कि ऑब्वियसली यहाँ पे खपत भी कम है, तो यहाँ पे पेट्रोल जो है वो अब जो है उसकी खपत कम है, लिहाजा उनके पास जितना स्टॉक था उन्होंने वो स्टॉक जो है वो रखा, और उस स्टॉक को उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना शुरू किया। और वो स्टॉक जो है आपको हाई ऑक्टेन जो है वो अवेलेबल है, रेगुलर पेट्रोल आपको अवेलेबल नहीं है, डीजल आपको अवेलेबल नहीं है। हाई ऑक्टेन में चूंकि उनकी कीमत पूरी हो रही है, वो उसी तरह से 150 रुपये लीटर में लोग जो है वो डलवाने पे मजबूर हैं, इसलिए वो वहाँ से अपना हदफ पूरा कर रहे हैं, और रेगुलर पेट्रोल को उन्होंने रोक लिया। उनके स्टॉक्स उनके पास है, लेकिन कौन उठे कौन जाए? वजीर पेट्रोलियम और ओगरा और ये सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये बाहर निकलेंगे अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से, जाके वहाँ पे छापे मारेंगे, उन OMCs को जाके चेक करेंगे, तो फिर पेट्रोल जो है वो बाहर निकलेगा। फिर वो जो टैंकर्स जो हैं वो वहाँ पे जो है वो 10-10 दिन 15-15 दिन से जो खड़े हैं, फिर उनमें वो डाल के जो है वो पेट्रोल भेजेंगे। तो यहाँ पे जनाब गवर्नेंस नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे करता चला जाऊँ कि पूरी दुनिया में जो है वो निज़ाम जो है वो गिर गए हैं, जमहूरियत के निज़ाम गिर गए हैं, पार्लिमानी निज़ाम गिर गए हैं, वहाँ पूरी दुनिया में सदारती निज़ाम गिर गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वो रूल करेगा जो गवर्नेंस दिखाएगा, और गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ जो है वो मौजूदा सेटअप के पास नहीं है। उसने साबित कर दिया है कि मैं अमूर मुमलिकत को चलाने के लिए नाअहल हूँ, मुझसे गवर्नेंस नहीं हो सकती, मेरे हाथ खड़े हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने। ये उसी तरह से है जैसे गांव का चौकीदार कहता है कि जागते रहना भाई, मेरे ते ना रहना भाई। बहुत शुक्रिया शहजादा आलमगीर साहब हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हालात हाज़ा से मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक 47 TV। अपने मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।